तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं वादा करता हूँ आप लोग को 100% इसमें से पेपर में आपको ज़रूर फंसेंगे। इन क्वेश्चनों को पहले आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी डिस्कस करने वाले हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, कि विस्मार्क, कि काबूर, कि मेजनी? चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि यंग इटली जो सोसाइटी था उसका संस्थापक कौन था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से हमें इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले के लिए राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजनी। कौन? मेजनी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेजनी था, ठीक है। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद जो है उसका प्रारंभ जिस देश से हुआ था वो कौन सा देश है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। चलिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस देश से प्रारंभ हुआ राष्ट्रवाद, ठीक है। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से हमें इसका बताइए, क्या होगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्या? फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है फ्रांस। फ्रांस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930 कि 1935? चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताना आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा, 1927 ईस्वी में। कब? 1927 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन कि द्वितीय विश्व युद्ध? बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बताना आपको कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन सी, क्या? खिलाफत आंदोलन, ठीक है। आई होप आप भी इसका आंसर जान रहे होंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, खिलाफत आंदोलन मुख्य कारण था असहयोग आंदोलन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। कह रहा है कि महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, किस सन में? 1914, 1915, 1918 कि 1919 में? बताना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि किस सन में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटा था, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1919 में। कब? 1919 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटा भारत, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि यहाँ पे डिस्कस हुआ और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे में ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि नारीवाद क्या था। नारीवाद क्या था? तो देखिए, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। कह रहा है कि नारीवाद उसे कहते हैं कि जो कोई भी स्त्री और पुरुष को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक के समानता के सोच के आधार पर, ठीक है, महिलाओं के अधिकारों को हितों को बोध बोध ही क्या कहलाता है? नारीवाद, ठीक है। तो कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन जो नारीवाद है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको तैयार करके जाना है कि नारीवाद क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी स्त्री है चाहे पुरुष हो, सामाजिक और आर्थिक राजनीति के आधार पर सबको एक समान सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी महत्वपूर्ण है। जैसे ये प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। कह रहा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे और 2 शर्त भी इसका लिखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित थी। पहली बात तो आपको बताना है कि किनका किनका हस्ताक्षर था। तो पूना पैक्ट पे एक महात्मा गांधी जी का सिग्नेचर था और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर थे। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट की 2 शर्तें थीं। क्या? पहला शर्त कि अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना, ठीक है। और दूसरा था कि दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। तो यह 2 पूना पैक्ट की 2 शर्तें थीं। पहला तो अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को मांग को वापस लेना, और दूसरा कि दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना, ठीक है। तो यहाँ तक लिखना है आप लोगों को। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट IMP है, और इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 7वां था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन है उसका रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए हमें। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखा है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। कोई भी मृदा का अगर कटाव है और बहाव है, बारिश की वजह से मृदा कट के बह रही है, उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक कारणों के द्वारा, जैसे बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, वहाँ से मिट्टी कट के बह रही हैं, तो प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए कौन से तरीके अपनाने जाने चाहिए, ठीक है। तो पहला तरीका है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति भी क्या होती है, घटती है। इससे समोच्च जुताई कहा जाता है। कह रहा है कि पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर अगर हम क्या करें, हल चलाएं, तो उससे ढाल के साथ जल बहाव की गति भी क्या होती है, घटती रहती है, ठीक है। और इसे समोच्च जुताई भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं और ये पवनों द्वारा जनित बल को क्या कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं, इसलिए मृदा अपरदन रुक जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। तो ये दो तरीके हमने आप लोगों को बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के 2 तरीके क्या होने चाहिए उनको रोकने के लिए। तो हमने 2 तरीके भी यहाँ पे लिखा है अच्छे तरीके से, और मैंने ये भी बताया कि मृदा अपरदन किसे भी कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, प्रश्न नंबर 8वां। एक बार फिर से देख लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। यही प्रश्न है, इसको अच्छे से पहचान लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि अभी 2020 में 19 में लगातार ये प्रश्नों की रिपीटेशन हुई है। 2021 में तो प्रमोशन हुआ, 2022 में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको आप लोगों को इग्नोर नहीं करना, सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक कोई 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। कह रहा है कि हमारे भारत में अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न है वो क्या है, चावल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पाद देश है। चीन पहला है, दूसरे पे आता है हमारा भारत। तो वही कह रहा है कि चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है चावल को उगाने के लिए, ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है और चावल उत्तर और उत्तर पूर्वीय मैदानों के तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने अच्छे तरीके से आपको बताया कि
भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, और जो यह भारत है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। देखिए, चावल एक खरीफ की फसल है, और इसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और अधिक आर्द्रता, मतलब कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पे सिंचाई करके चावल उगाया जाता है। और चावल अधिक कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर पूर्वीय मैदानों के तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। तो यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न नंबर 9, और इसे अच्छे तरीके से आपको याद करके जाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 10वां है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिनमें चमक होती है, तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है और तारों के रूप में क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा हुआ। सोना, लोहा में चमक भी होती है, लोहा को कूट पीट कर चादर के रूप में भी बना सकते हैं, उसे तार के रूप में भी बना सकते हैं, उसी तरह सोना भी है आदि। इसी को हम कहते हैं धात्विक खनिज। क्लियर हो गया ना कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं? कि जिन खनिजों से धातु हमें प्राप्त होती है और जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है और तारों के रूप में क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे याद करके जाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हमने इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को डिस्कस किया, और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, इसे तैयार करके जाना है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली वीडियोज़ आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलती रहेगी हमारे चैनल पर, और लगातार आप बने रहिए 2022 बोर्ड एग्जाम तक। जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, बहुत ही अच्छा परसेंटेज आपको आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।